हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 जियोग्राफी लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक क्लास 10th। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस है उसके बेस पे हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चंस examiner asked to you in your exam, and also previous video we are discussing many lot of questions, 14 questions हम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। दिस क्वेश्चन आस्क्ड टू यू एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन। पाइपलाइन के क्या फ़ायदे हैं। ट्रांसपोर्ट आप जानते हो, ट्रांसपोर्टिंग में पाइपलाइन एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है प्ले। लाइक अ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट हैं या नेचुरल गैस है, ठीक है, वो पाइपलाइन के थ्रू जाते हैं, सप्लाई मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। कहाँ से? गैस फील्ड से, और जहाँ पे मेन ऑयल्स हैं वहाँ से पाइपलाइन कहाँ तक पहुँचाई जाती है? जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, रिफाइनरीज़ हैं और थर्मल्स पावर प्लांट्स हैं। तो रिफाइनरीज, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ एंड बिग थर्मल पावर्स प्लांट्स, तो यहाँ तक की कनेक्टिविटी के लिए, यानी जहाँ पे गैस फील्ड्स हैं, नेचुरल या ऑयल फील्ड्स हैं, वहाँ से लेकर उनको एक फैक्ट्री तक या थर्मल प्लांट तक पहुँचाना पाइपलाइन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड इज़ सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइपलाइन से, उसको स्लरी में यानी लिक्विड में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इनलैंड, फार इनलैंड, यानी एक कंट्री के अंदर अंदर दूर दूर तक आप उसको क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे लिखा है लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज़ की जो लोकेशंस हैं, लाइक बहरूनी जो बिहार में, मथुरा यूपी में, पानीपत हरियाणा में। तो आज जो ये सब गैस बेस यहाँ पे फर्टिलाइज़र प्लांट्स लगे हुए हैं, पॉसिबल कैसे हो पाए? बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू ही हम एक जगह से दूसरी जगह ईजली दूर डिस्टेंस तक भी वहाँ लोकेशन पे पहुँचा सकते हैं। एंड इनिशियल कॉस्ट हम मानते हैं, जब उसको एक बार सेटअप किया जाता है, पाइपलाइन का नेटवर्क लगाया जाता है, तो वो कॉस्ट बहुत हाई होती है। बट रनिंग कॉस्ट यानी उसके एक बार नेटवर्क होने के बाद अंडरग्राउंड पाइपलाइंस का नेटवर्क जब एक बार डाल दिया जाता है, उसके बाद उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आती है। क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब जैसे कि आप रोड को देखते हो, हमें उसको बार बार कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, क्योंकि वो टूट जाती है। रेलवे ट्रैक भी आपने देखा है, चोरी हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। बट पाइपलाइन में ऐसा नहीं है, अंडरग्राउंड होते हैं तो डैमेजेस इतना नहीं होता और बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो इसीलिए उनका जो कॉस्ट है, मिनिमल कॉस्ट, वो कम ही आता है। जो मतलब रनिंग कॉस्ट है वो मिनिमल आता है। एंड इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट्स लॉसेज और डिलेज। दैट मीन्स पाइपलाइन में ट्रांसशिपमेंट्स की वजह से जो लॉसेज और डिलेज होते हैं वो भी नहीं हो पाते। क्यों? ट्रांसशिपमेंट्स मीन्स होता है स्टूडेंट, जैसे कि एक प्लेस से हमने कोई सामान लोड किया, लाइक अ लोरी या फिर आप ट्रक में लोड कर रहे हैं, और उसको दूसरी जगह फिर आप उसको अनलोड करके फिर से वहाँ पे लोड करके फिर कहीं पे उसको अनलोड कर रहे हैं। तो जब एक जगह से दूसरी जगह यानी डायरेक्टली कहीं पे सामान नहीं पहुंच रहा है, यानी प्लेसेस में उसको लोड अनलोड होना पड़ता है, तो कई बार वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारा जो गुड्स होता है वो लॉस हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, टूट फूट हो जाती है। कई बार अगर बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। स्पेशली अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि अगर रोड से सामान जा रहा होगा तो हमें कई बार ट्रैफिक जाम मिल गया है, तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगता है और डैमेजेस होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, लाइक दिस सिचुएशन होती है। बट अगर हम देखें पाइपलाइन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये थे हमारे पाइपलाइन की एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू यू, जो हमारा ट्रांसपोर्ट है पाइपलाइन, उसका नेटवर्क इंडिया में कहाँ से कहाँ तक है? 1 2 3। इसे स्टूडेंट मैंने मैप में भी आपको वीडियो बना रखी है, शॉर्ट्स में जाके आप सारे इस चैप्टर के मैंने सीक्वेंस वाइज में आपको दे रखा है, ताकि आप वहाँ पे एक एक टॉपिक वाइज इसको समझ सकें। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो पाइपलाइन का पूरा नेटवर्क मैंने विद मैप आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब स्टूडेंट वैसे तो मैप का आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी स्टूडेंट एज अ नॉलेज अगर आप रखोगे तो वो आपके लिए बेस्ट है। सिर्फ ये आ सकता है कि पाइपलाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है।
ठीक है, इस क्वेश्चन को जस्ट अ जनरल आप इंफॉर्मेशन अपने लिए मतलब समझ सको और नॉलेज हो सके इसलिए पढ़ लो। ऑयल फील्ड जो है मेन जो इसका नेटवर्क है असम से कानपुर तक है। ठीक है, असम जो अपर असम से लेकर यानी कानपुर तक जो उत्तर प्रदेश में है। अब वहाँ से ही एक इसकी सब ब्रांच निकलती है गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, बहरूनी यानी असम से बहरूनी बिहार में जो है वहाँ तक। उसके बाद इलाहाबाद यानी कानपुर की साइड को ये मुड़ जाती है एंड बहरूनी टू हल्दिया तक जाने में इसको बीच में बहरूनी से राजबंद से मुरीग्राम सब ब्रांचेज हैं और मुरीग्राम से हल्दिया। तो दैट मीन्स यहाँ पे बोला गया है जो मेन ब्रांच है और उसमें से सब ब्रांच भी क्या है निकलती हैं। तो ये आप अगर हम यहाँ पे असम लेते हैं, ठीक है, असम में दिग्बोई से जो क्रूड ऑयल सप्लाई होता है, तो आते आते यहाँ हम बहरूनी देखें तो जो बिहार में है वहाँ से ये कहाँ की तरफ राजबंद की तरफ क्या हो जाती है, एक ब्रांच निकलती है राजबंद से बहरूनी और बहरूनी से हल्दिया की तरफ, और बहरूनी से ही कानपुर के लिए एक ब्रांच निकल जाती है और यहाँ से गुवाहाटी से कहाँ की तरफ हो जाती है सिलीगुड़ी के लिए। तो मेन तो रूट है ही, साथ में कुछ सब ब्रांचेस भी यहाँ पे दे रखी हैं। सेकेंड इज़ यहाँ पे स्टूडेंट बोला है जो अदर हम नेटवर्क देखें तो सलाया से जो गुजरात में है जलंधर तक जो कि पंजाब में है। तो ये वेस्टर्न की साइड में अगर आप देखेंगे इस तरीके का नेटवर्क बना हुआ है, और विरमगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, ये इसके आप बीच बीच में नेटवर्क देखेंगे जो कि बीच बीच में वो प्लेसेस हैं। और इसकी ब्रांच देखें तो एक कोहली की तरफ निकली हुई है और चक्सू और अदर प्लेसेस पे भी हैं। तो ये एक अदर ब्रांच है फर्स्ट एंड सेकंड का जो नेटवर्क है। एंड थर्ड है जो गैस पाइपलाइन है, ये क्रूड ऑयल की है और ये गैस पाइपलाइन है। और अगर हम सेकंड भी देखें तो यहाँ पे भी हम बोथ ऑफ देखते हैं जो सप्लाई होती है। अब यहाँ पे मेन जो स्टूडेंट बोला है कि हजारिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में ही, क्योंकि एच वी जे जो पाइपलाइन है यानी हजारिया जो गुजरात में है वहाँ से होते हुए विजयपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसके बाद यानी उसके बाद फिर यूपी में अगर आप देखेंगे जगदीशपुर, तो HVG जो एक नेटवर्क बन रहा है और आगे दिल्ली तक ये जा रहा है। तो दैट मीन्स ये एक पाइपलाइन जो कि गैस सप्लाई के लिए है। और कुछ ब्रांचेस कोटा की तरफ भी निकली हुई हैं, शाहजहांपुर और बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर भी जो अलग अलग प्लेसेस पे इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन हेयर स्टूडेंट आस्क टू यू वाटरवेज इन इंडिया, उसके मेन फीचर्स क्या हैं। ये भी एक चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि आपको बल्क में अगर सामान भेजना है तो ट्रांसपोर्ट में आप भेज सकते हैं, सुटेबल है, हैवी लोड आप उसमें भेज सकते हैं, और ऊपर से इतना ज़्यादा डिले होने का चांस इसमें नहीं रहता क्योंकि इसमें कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है। एंड फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है ये ट्रांसपोर्ट। कोई भी ऐसा इसमें आप ट्रांसपोर्ट की वजह से एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होते हुए नहीं देखोगे। एंड इंडिया का जो इनलैंड नेविगेशन है यानी जो वाटरवे है, हमने जो टोटल हमारा नेविगेशन वाटरवे कितना है 14,500 किलोमीटर की लेंथ है, बट अभी हमें जो रेस्ट ऑफ है 560-85 तो हम मैकेनाइज वेसल्स उसमें यूज़ कर रहे हैं नेविगेबल के लिए, बट ब्रेस्ट ऑफ जो अभी रह गया उसको अभी हमें उस पर वाटरवेज नेटवर्क को डेवलप करने की नीड है। नेक्स्ट है वाटरवेज इन इंडिया, वेरियस जो वाटरवेज हैं वो आपको बताने हैं कहाँ से कहाँ तक हैं। तो वाटरवेज जो आपकी बुक में है वो 5 नेशनल वाटरवेज दे रखे हैं। गंगा रिवर पे जो बना हुआ है वाटरवेज इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक वो नेशनल वाटर 1 है, और ब्रह्मपुत्र रिवर पे जो सादिया से लेके धुबरी यानी जो असम में है वो 2nd है। एंड वेस्ट कोस्टल वाले एरिया पे जो नेशनल वाटरवेज 3 बन रहा है वो कैनाल्स पे बना हुआ है, कोटमपुरा से लेके कोलम तक, और एक अदर भी है जो वहाँ पे कैनाल पे डेवलप कर रखा है, यहीं से एक स्ट्रेच निकला हुआ है उद्योग मंडल और चंपकरा। तो ये एक कैनाल पे बने हुए वाटरवेज हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है।
और एक स्पेसिफिक स्ट्रेचेस जो गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के साथ साथ वहाँ पे बना हुआ है पुडुचेरी से लेके ककीनाडा तक, तो ये वाटरवेज 4 है। उसके बाद वाटरवेज 5 में भी स्टूडेंट्स बोला है ब्रह्मणी रिवर से लेकर और महानदी डेल्टा पे जो रिवर पे बना हुआ है, साथ में कुछ और रिवर्स भी हैं जैसे मिठाई रिवर यहाँ पे बोला हुआ है और ईस्ट कोस्टल पे बने हुए हैं। तो ये वाटरवेज 5 है। तो रिवर्स के नाम ध्यान रख लो और ये यहाँ पे कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का भी आ जाता है और जो अगर स्टेट्स के नेम देखें तो उड़ीसा यानी वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट से लेके उड़ीसा तक ये स्ट्रेच है। और अगर हम इसका स्ट्रेच देखें जो कि गोदावरी में तो है, आपको इसका पता चल गया। और इसके स्टेट्स में स्टूडेंट केरला तो है ही, असम था, और यहाँ पे हम स्टेट देखें तो इलाहाबाद जो यूपी से लेके हल्दिया जो वेस्ट बंगाल में है। तो स्टेट्स के नेम भी आप ध्यान रख लो। वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज ध्यान रखो, मैप में मैं आपको ये करा चुकी हूँ, तो आप एक बार मेरी शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ पे भी जाके आप क्लिक करके इनके मैप्स को समझ सकते हैं। क्योंकि जियोग्राफी के अंदर स्टूडेंट्स अगर आपको समझना है तो आप इतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे जितना मैप से विजुअलाइज करके आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं लोकेशन को, क्योंकि लोकेशन ऐसे रीड करने से नहीं आती हैं, उसको मैप में ही विजुअलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया ऑन द वेस्टर्न कोस्टल अलॉन्ग विद देयर फीचर्स। वेस्टर्न कोस्ट जो वेस्टर्न कोस्ट वाला है उसके साथ साथ उसको जो मेजर पोर्ट्स हैं उसके बारे में बताना है और कौन कौन से उनकी इम्पोर्टेंस क्या हैं। जैसे कि कांडला जो कच्छ में है वॉज फर्स्ट पोर्ट डेवलप किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंट। ये इसलिए था ताकि ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट पे जो पोर्ट बना हुआ था उस पर हम देखें तो बहुत ज़्यादा क्या था, उस पर बहुत ही वॉल्यूम में ट्रेड होता था। तो उसको कन्वेंट करने के लिए क्या करा गया, तो ये कांडला जो है वो बनाया गया, पोर्ट डेवलप किया गया इंडिपेंडेंट के बाद, क्योंकि मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा क्या था, कंजेस्टेड था और बहुत ज़्यादा प्रेशर था ट्रेड का, और वहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, जिसे कह सकते हैं रश बहुत था। फिर जो कांडला टाइडल पोर्ट भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब टाइडल्स होती हैं तो जो आपको पता है जो वेव्स होती हैं बहुत ऊंची चली जाती हैं। तो जो मेन आप देखेंगे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हाईली यहाँ पे मेन प्रोडक्टिविटी ग्रेनरी और एक इंडस्ट्रियल बेल्ट तक स्ट्रेचिंग है इन स्टेट से, यानी कांडला पोर्ट से जो ट्रेड होता है वो जम्मू कश्मीर तक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ सभी से क्या होता है, मेन ट्रेड होता है। क्योंकि यहाँ ये ग्रेनरी एरिया है और ये इंडस्ट्री बेल्ट है, तो दैट मीन्स सभी जो स्टेट्स हैं यहाँ से पोर्ट पे आके वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस या अपना ट्रेड वहीं से करते हैं। मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ स्पेसियस नेचुरल एंड वेल सेटल्ड हार्बर। दैट मीन्स मुंबई एक ऐसा बिगेस्ट पोर्ट कह सकते हैं जो नेचुरल हार्बर है। नेचुरल हार्बर मीन्स कह सकते हैं जो कि नेचुरल ही वो वेल सेटल्ड है, यानी वहाँ का जो आप दे सकते हैं वाटर बॉडीज़ है अराउंड ऑफ जो लैंड है वाटर बॉडीज़ के, और जिस तरीके से वो बना हुआ है वो अपना एक नेचुरल हार्बर है। एंड द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो प्लान किया गया था वो मुंबई पोर्ट के जो इतना वहाँ पे मतलब कंजेस्टेड था उसको डीकंजेस्टेड करने के लिए मुंबई पोर्ट को यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे इतना रश था कि उसको कम करने के लिए ये पोर्ट बनाया गया। एंड मरमागांव पोर्ट गोवा में जो है वो आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए फेमस है। एंड द पोर्ट अकाउंट ऑफ 50% ऑफ इंडियाज़ आयरन और एक्सपोर्ट। इस पोर्ट से कम 50% आयरन पूरी कंट्री का इसी में देखा जाए तो यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट जो लोकेटेड है वो कर्नाटका में है, और मेन सेंटर इसका देखें तो जो एक्सपोर्ट होता है इसमें आयरन ओर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो वहाँ से जैसे कि कुदेरमुख जो माइंस है वो यहीं पर है, और यहाँ से आयरन्स को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि एक फेमस यहाँ पे माइन है आयरन की। एंड कोची इज़ द जो कि साउथ वेस्टर्न का जो बिल्कुल पॉइंट है, टिप पॉइंट है,
ठीक है। वेस्टर्न जो साउथ में वेस्टर्न का जो यहाँ पे आप पोर्ट में देख सकते हैं, यानी अगर आपसे कोई पूछता है एग्जामिनर में भी फर्स्ट 1 मार्क्स का भी कि एक तो ईस्ट का पूछ सकता है, लेकिन अभी हम वेस्ट का डिस्कस कर रहे हैं, तो वेस्ट कोस्ट का सबसे साउथ वाला जो टिप पे है वो क्या है, तो वो कोची पोर्ट है। और इसमें एंट्रेंस में लैगून है विद अ नेचुरल हार्बर। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट जो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट ऑफ क्वेश्चंस जो दे रखे हैं मेजर पोर्ट्स के बारे में समझाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।